अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज पढ़ेंगे द कारनोट इंजन। बड़ा ही ज़बरदस्त और आसान टॉपिक है। अच्छा, साथ ही साथ ये न्यूमेरिकल नज़र आ रहा है, ये न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा और एफिशिएंसी ऑफ कारनोट इंजन, इसकी छोटी सी डेरिवेशन है वो भी आपको कराऊंगा। अगर आपने ये जो ग्राफ है ये समझ लिया, समझ लो कारनोट इंजन आपके लिए हलवा हो जाएगा। हलवा सही है। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई। हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम होगा और वाई एक्सिस पे प्रेशर। इससे शुरू करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले समझो होता क्या है भाई। देखो, कारनोट इंजन एक ऐसा आइडियल इंजन है जिसमें जो है आपके पास मैक्सिमम जो है वो आउटपुट मिलता है आपको। देखो मैंने क्या कहा, आप जो है वो इंजन में क्या देते हो, इनपुट, यानी इंजन में आप देते हो हीट, और हीट किस में कन्वर्ट होती है, आपकी वर्क में कन्वर्ट होती है, और कुछ लॉस हो जाता है। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझो, ये आपने दिया इनपुट, इनपुट पे आपने क्या दिया, हीट, आपको मिला आउटपुट, आउटपुट पे क्या मिला आपको, वर्क। लेकिन साथ ही साथ कुछ यहाँ पर लॉसेस भी होते हैं आपके पास। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के लॉसेस होते हैं कि आपका इंजन गर्म हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन को कम कर रहे हो आप। लेकिन कारनोट इंजन में क्या होगा, कारनोट इंजन में इस तरह के कोई लॉस नहीं हो रहे होंगे। जस्ट आप हीट दोगे, आपका वर्क हो रहा होगा। ये इंजन एक आइडियल इंजन है। आइडियल यानी ये एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जो है वो एफिशिएंसी को और इंजन को और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को मज़ीद डिटेल में समझ सकें। सही है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप हीट दोगे तो आपका मैक्सिमम वर्क हो रहा होगा। एक बात ये, अच्छा, रियल इंजन में कभी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इरिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल, आपने पेट्रोल डाला या आपने हीट दी, आपका वर्क हो गया, बात ख़त्म। लेकिन यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होगा, यानी आप हीट दोगे, जहाँ से चलोगे वहाँ पर वापस भी आ जाओगे। समझ रहे हो, जहाँ से चलोगे वहाँ पर वापस भी आ जाओगे। फॉर एग्जांपल, स्टार्ट में आपका वॉल्यूम होगा V1 P1, फाइनल जब आप वापस अपनी जगह पर आओगे ना तो भी आपका वॉल्यूम होगा P1 V1 और टेम्परेचर T1। यानी ये प्रोसेस इरिवर्सिबल भी होगा। कारनोट इंजन में जो प्रोसेस होगा वो इरिवर्सिबल भी होगा, ये याद रखना, ये इसकी एक बहुत मेन पॉइंट है। अच्छा, एक और बात, कारनोट इंजन में जो साइकिल्स होंगे ना, यानी जो साइकिल आ रहे होंगे वो हमारे पास कारनोट साइकिल होंगे। अब मैंने बहुत बेसिक बातें इसकी बता दी, अब इसकी डेप्थ में चलते हैं। और कारनोट इंजन क्यों ले रहे हैं, समझ गए ना बात। इसमें हीट लॉसेस नहीं है, मतलब इसमें लॉसेस नहीं है, ना फ्रिक्शनल लॉस है, ना एयर लॉस है, कोई भी लॉसेस नहीं है। एक और बात याद रखना, कारनोट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। हाँ, मैक्सिमम होगी, हर इंजन से बहुत ज़्यादा होगी, हर किसी इंजन से बहुत ज़्यादा है, मगर इसकी भी 100% एफिशिएंसी नहीं है। जब वो एफिशिएंसी कराऊंगा तो समझा दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अ फ्रेंच इंजीनियर नेम सादी कारनोट, ये इंजन किसने दिया, सादी कारनोट ने दिया इन 1824, आज से 200 साल पहले। आप पढ़ रहे हो, आज से 200 साल पहले दिया गया था। डिस्क्राइब एन आइडियल इंजन, ये एक आइडियल इंजन है। जब भी आइडियल का मतलब हो, इसका मतलब है कि लॉसेस नहीं है, याद रखना। नो कॉल फिर इसको बोला जाता है नाव। अच्छा, तो इसमें ये याद रखना कि इसमें जो है वो किसी किस्म के लॉसेस नहीं है, ना फ्रिक्शनल लॉस है, ना कोई और लॉस है। ठीक है, समझ गए ना। जब आपका इंजन चलता है तो मुख्तलिफ लॉसेस होते हैं, ठीक है, इंजन गर्म हो रहा होता है वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब कारनोट साइकिल में या कारनोट इंजन में 4 चीज़ें हो रही होंगी आपके पास जो आपने याद रखनी है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कब होगा, जब आप इसको, इस बॉडी को हीट दोगे, हॉट रेजरवायर के ज़रिए से हीट दोगे तो आपका पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। वो प्रोसेस होगा आपका आइसोथर्मल, उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यानी अब आप जो है हीट को हटा दोगे मगर फिर भी आपका सिलेंडर ऊपर की तरफ मूव करेगा। मैं मज़ीद फर्दर डिटेल में जाऊँगा तो बात समझ आ जाएगी। तो वो होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अच्छा, अब आप क्या करोगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन, पहले आपने हॉट बॉडी रखी थी यानी हीट दी थी, अब आप कोल्ड बॉडी रख दोगे जिससे हीट अब्जॉर्ब हो जाएगी, तो आपका पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब इसी चीज़ को मज़ीद डिटेल में समझते हैं और अपना काम करते हैं। वॉल्यूम मैंने बता दिया आपको, वाई एक्सिस पे, प्रेशर वाई एक्सिस पर आ गया। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने
Q1 हीट देनी है। पिस्टन आपका जो है वो समझ लो यहाँ पर है, Q1 हीट आपने सिस्टम को दी, हीट मिलने की वजह से क्या होगा, वर्क होगा। सही है, ये आपका पिस्टन समझ लो यहाँ पर आ गया। पहले आपके पास प्रेशर क्या था, V1, वॉल्यूम क्या था, P1। लेकिन जब आपका पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करा है तो देखो पिस्टन मूव करने से वॉल्यूम तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो यानी वॉल्यूम और प्रेशर भी बढ़ गया है, यानी प्रेशर भी जो है वो चेंज हो गया है। वॉल्यूम बढ़ गया है, प्रेशर चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया P2 और ये हो गया V2। बात क्लैरिटी में आई। मगर व्हाट अबाउट टेम्परेचर, व्हाट अबाउट टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्यों, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस लिख लो, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, जो कि हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं बहुत डिटेल में। सही, तो टेम्परेचर जो है यानी T जो है वो आपका यहाँ पर T1 ही रहेगा, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। अच्छा, अब समझो आपने यहाँ से स्टार्ट लिया था, आपने यहाँ से स्टार्ट लिया था, यहाँ पर आपके पास प्रेशर था जो कि P1 था, और यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम था जो कि आपका V1 था। इस ग्राफ को समझना, इस ग्राफ में ही सारा का सारा इस कॉन्सेप्ट का फील है, इस टॉपिक के मज़े हैं। ये V1 आ गया, सही है। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने जो है वो हीट दी है, हीट देने की वजह से अब आपका क्या होगा, प्रेशर जो है वो आपका चेंज होगा। ये आप यहाँ आ गए, इस पॉइंट पर आ गए, B पर आ गए। अब आपका पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करे ना, पहले आप A पॉइंट पर थे, अब आप B पॉइंट पर आ गए। अब जब B पॉइंट पर आप आए, A से B पॉइंट आ गए हो, B पॉइंट पर आप आए तो आपने देखा, इस पिस्टन को ग्राफ बना रहे हो, इस पिस्टन की मदद से आपने देखा कि प्रेशर तो बढ़ गया, P2 हो गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया, V2 हो गया, लेकिन टेम्परेचर T1 रहा। यहाँ पर आपके पास प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था। टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। क्यों चेंज नहीं आया, जितनी भी आपने हीट दी वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो गई, तो इसीलिए टेम्परेचर में चेंज नहीं आ पाया। चलो, अब यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब आपने क्या किया, अब आपने इसको उठाया, अभी ये इधर हीट दे रहे थे ना। अच्छा, एक और बात याद रखना, कार्नोट इंजन में जो ये हम सिलेंडर ले रहे हैं ना, ये सिलेंडर की जो वॉल है वो नॉन कंडक्टिंग है। वॉल मतलब ये नॉन कंडक्टिंग है, यानी वॉल, ना ही वॉल से हीट अंदर आ रही है, ना ही वॉल से हीट बाहर जा रही है। पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है, यानी पिस्टन से ना ही हीट अंदर आ रही है, ना ही बाहर जा रही है। बस कंडक्टिंग कौन है, कंडक्टिंग है बेस, बेस यहाँ पर कंडक्टिंग है, बाकी सब कुछ यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग है। अब आपने इसे रख दिया नॉन कंडक्टिंग पर, यानी अब अपने बेस को भी नॉन कंडक्टिंग बना दिया, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, सही, नॉन कंडक्टिंग बना दिया आपने। अच्छा, लेकिन मज़ीद आपका जो पिस्टन है, इसको थोड़ा सा नीचे बना लो, इधर बना लो ताकि मैं दिखा सकूं। लेकिन मज़ीद आपका पिस्टन जो है वो ऊपर गया, ऊपर गया। देखो पिस्टन मज़ीद आपका ऊपर जा रहा है। बेशक आपने हटा दिया हॉट रेजरवॉयर से, कोल्ड मतलब नॉन कंडक्टिंग चीज़ पर इसको रख दिया है, मगर फिर भी जो है वो इसमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। क्यों हो रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देखो आपने हीट दी थी ना, उस हीट की वजह से ही प्रेशर इतना था कि आपके पास पिस्टन अभी भी खुद से ऊपर जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप चूल्हे पे, या फील आना चाहिए कॉन्सेप्ट का, आप चूल्हे पे किसी चीज़ को गर्म कर रहे हो, फ़ौरन चूल्हे से हटाते हो क्या फ़ौरन ठंडी हो जाती है? नहीं, हल्के हल्के करके ठंडी होती है ना, भाप निकलती रहती है। यहाँ भी समझो इसी किस्म का है, आपने हीट से तो हटा दिया, मगर फिर भी वो जो आपने हीट दी थी वो अभी भी असर कर रही है, जिसकी वजह से पिस्टन मज़ीद ऊपर जा रहा है। अब देखो, पहले नीचे थे, अब मज़ीद ऊपर आ गए हो आप, तो P3 और V3 पे आ गए आप। अच्छा, अब टेम्परेचर भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो टेम्परेचर नहीं बदल रहा था उसकी वजह से पहले तो आपका P2 V2 हो गया, लेकिन अब टेम्परेचर में चेंज आया है, यहाँ पे टेम्परेचर में फ़र्क आया है, इसीलिए ये ऐसा हुआ। ठीक है, टेम्परेचर में फ़र्क आया है, तो अब आप आ गए यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा मज़ीद आगे बनाया, सही। अब आप आ गए यहाँ पर, ये आपका पॉइंट हो गया सी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट पर जो आपके पास टेम्परेचर है, जो प्रेशर है वो है 3, वॉल्यूम है वो है 3, और टेम्परेचर जो है वो है 2। सही है, यहाँ तक आ गए। थोड़ा सा ना कर्व इजाफी, थोड़ा सा कर्व ज़्यादा बना लो ताकि ना
इतना ज़्यादा नहीं, पर बिल्कुल मुनासिब सा बनाओ। हाँ, इतना ज़्यादा बनाना बहुत है, ठीक है। कर्व बनाया मैंने, ये कर्व ही असल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है चीज़ों को। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया, हम यहाँ पर आ गए। अच्छा, तो स्टूडेंट अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे आपके पास क्या होता है कि आगे आप जो है वो तीसरे स्टेप में, पहला स्टेप क्या हो गया, मतलब पहले ये क्या हो गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा क्या हो गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब तीसरा क्या होने जा रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब कंप्रेशन कैसे होता है, पिस्टन आपका यहाँ पे था, यहाँ था, ठीक है। अब आपने अपने पिस्टन को दबाया, पिस्टन पर वर्क किया, ठीक है, पिस्टन पर आपने वर्क किया, अपना पिस्टन दबाया। जब पिस्टन दबाओगे तो आपका जो पिस्टन है वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। वॉल्यूम कम हुआ तो यानी इस तरफ आओगे आगे। और प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा। तो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर आ गए, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर आपके पास जो है वो बढ़ गया। वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर आपका जो है वो बढ़ गया। अच्छा, अब देखो कितना हो गया, P4 V4 और टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशन है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, प्रेशर और वॉल्यूम आपके पास इसमें चेंज हो सकता है। अच्छा, अब आपने क्या किया, अब ये समझ लो एक कोल्ड रेजरवॉयर पे भी रखा हुआ है, कोल्ड रेजरवॉयर यानी जो कि अब हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास ये हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ रख लो, यहाँ कोल्ड रेजरवॉयर हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है। जब हीट अब्जॉर्ब होगी, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये पिस्टन मज़ीद नीचे जाएगा। मज़ीद नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। देखो पिस्टन मज़ीद नीचे आ गया, तो ये हो गया एडियाबैटिक कंप्रेशन, एक्सपेंशन नहीं, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया, ठीक है। पिस्टन आपका मज़ीद नीचे आ गया। पिस्टन के नीचे आने से क्या हुआ, प्रेशर तो बढ़ा मगर वॉल्यूम जो है वो आपका कम हो गया। प्रेशर तो बढ़ा लेकिन वॉल्यूम आपका कम हो गया, ठीक है। इस तरह का जो है आपका चांद नुमा थोड़ा सा बन जाएगा। थोड़ा सा ना इसमें कर्व आता है, थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा कर्व आता है इस तरह से, ठीक है। ये आपका इस तरह से चांद नुमा जो है ये प्रोसेस हो गई। ये डी पॉइंट हो गया आपका, डी पॉइंट हो गया, और फिर ये यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा कर्व आता है इधर, ये लो। तो यहाँ पर आपके पास प्रेशर क्या था, P4 V4 और टेम्परेचर आपका था T2, सही। अब आपका मज़ीद वो नीचे गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर दोबारा आ गए, अब यहाँ पे दोबारा, तो यूँ चले आप, फिर इस तरफ आए, फिर दोबारा आ गए। यहाँ पर क्या हुआ था, आइसोथर्मल, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था, एडियाबैटिक, एडिया, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ फिर आइसोथर्मल हुआ, आइसोथर्मल, और यहाँ फिर एडियाबैटिक हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका प्रोसेस चला और इस तरह से ये काम आपका हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा। इधर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इधर भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इधर आइसोथर्मल कंप्रेशन, इधर एडियाबैटिक कंप्रेशन, इधर हुआ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, अब देखो यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लो, अपने पास बना लो। अब मैं चलता हूँ इसकी एफिशिएंसी के ऊपर, ठीक है, एफिशिएंसी Q1। अच्छा, आउटपुट कितना निकला, आउटपुट आपके पास क्या आया, आउटपुट आया आपके पास वर्क, ठीक है, वर्क आया। ये बात तो सही है ना। तो आउटपुट क्या है आपका, वर्क। इनपुट इनपुट क्या है आपका, हीट जो कि आपने दी, जो कि Q1 दी। अब आउटपुट कितना है ये पता करते हैं। देखो भाई, आउटपुट उतना ही होना चाहिए ना जितना हमने हीट दी और जो ज़ाया हुई उसका डिफरेंस। देखो मैं बताता हूँ, Q2 माइनस Q1, यानी पहले इसको थोड़ा सा ना सही करो, ऐसे करो, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, ठीक है, ऐसे। क्योंकि देखो हमने यहाँ पढ़ रखा है कि जो हाई टेम्परेचर होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, Q1, और जो लो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास Q2 होता है। देखो यहाँ मैंने Q2 लिखा था ना, यहाँ Q2 लिख लो। देखो ये हमारे पास Q1 है यानी हाई टेम्परेचर, ये हमारे पास Q2 है यानी लो टेम्परेचर। तो इसको आगे चलाते हैं। तो Q1 माइनस Q2, Q1 क्या था, आपने जो टेम्परेचर दिया, ठीक है, और Q2 क्या था, जो टेम्परेचर आपका कोल्ड में गया, ज़ाया हुआ। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है उतना ही आपका वर्क हुआ होगा ना, क्योंकि वर्क देखो पहले ही आपके पास एक टेम्परेचर तो मौजूद था, फिर आपने Q1 दिया जिसकी वजह से पिस्टन गया ऊपर, और फिर पिस्टन वापस नीचे आया Q2 की वजह से। तो दोनों का डिफरेंस ही आपका वर्क है,
तो अब यहाँ पुट कर लेते हैं इसमें, तो ये हो गया आपका Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। अब LCM को ज़रा कर लेते हैं सॉल्व, तो Q1 माइनस Q2 और Q1, तो देखो Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1 और ये आ गया आपका Q2 और ये आ गया आपका Q1। ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो कि हीट इंजन में भी आया था, इसमें भी सेम आ रहा है। इसका क्या चक्कर है, दोनों में सेम आने की वजह यह है कि देखो यहाँ भी हीट इंजन ही है। फॉर एग्जांपल आपने हीट ही दी थी ना, वो हीट ही वर्क में गया ना, तो इसलिए ये भी आपके पास एक हीट इंजन ही है, कोई और किस्म का इंजन नहीं है। मगर इस इंजन की खसूसियत क्या है कि इसके अंदर लॉसेस नहीं है, इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये एक आपके पास एक ख़ास किस्म का इंजन है। अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा देखो, अब मज़े की बात ये कि इसी फॉर्मूले को आप टेम्परेचर के लिए भी लिख सकते हो। अब टेम्परेचर के लिए कैसे आएगा ज़रा मैं ये बताता हूँ। देखो टेम्परेचर के लिए ऐसे आएगा कि Q2 बराबर है आपके पास T2 के, Q1 आपके पास बराबर है T1 के। अब ज़रा एक बात समझ लो, याद रखना, अक्सर बच्चे ना इस चैप्टर में परेशान हो जाते हैं कि Q1 Q2 कैसे पहचान में आएगा। तो जो हाई टेम्परेचर है ना वो Q1 है और जो लो टेम्परेचर है ना वो Q2 है। जितना ज़्यादा आपके पास, जितना कम आप Q1 दोगे, मतलब जितना कम आपके पास Q1 होगा, फिर आपके पास एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस चीज़ को याद रखना। तो अब इसी फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर लो टेम्परेचर के लिए, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं कि क्या हमने ये सही किया है या नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही आया हमारा फार्मूला, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और 1 माइनस T2 अपॉन T1। अक्सर वो बोलेंगे आपको एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालें, तो परसेंटेज में निकालने के लिए जस्ट 100 मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये परसेंटेज में हो जाएगी और आपकी एफिशिएंसी जो है वो परसेंटेज में आ जाएगी। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब छोटा सा एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको लिख रहने देता हूँ, यहीं करा देता हूँ, ठीक है। छोटा सा बिल्कुल एक न्यूमेरिकल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है, अ कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 2 टेम्परेचर। कार्नोट इंजन 2 टेम्परेचर पे काम कर रहा है। गिवन डेटा देखो, गिवन डेटा और टू फाइंड देखो, टू फाइंड। अच्छा टेम्परेचर क्या दिया हुआ है आपको, 2 टेम्परेचर रिजर्वॉयर्स। T1 मैंने कहा था ना हॉट बॉडी का टेम्परेचर है, ये T1 है हॉट बॉडी, और T2 कोल्ड बॉडी। तो T1 आपको दिया हुआ इन्होंने 227। अब T1 दिया हुआ सेल्सियस में, आपको केल्विन में काम करना है, तो आप क्या करोगे, 227 के साथ प्लस करा दोगे 273। तो द आंसर इज़, आपके पास आंसर आ जाएगा 500, ठीक है। 3 इधर आ गया तो 30 हो गया ना, 500 आ गया, ये केल्विन हो गया। अब इसी तरह से आपको इन्होंने T2 भी दिया हुआ है। T2 दिया हुआ है इन्होंने आपको 27। तो 27 जब आप ऐड करोगे, 27 में जब आप ऐड करोगे 273, ये भी सेल्सियस में था, तो आपके पास अब हो जाएगा 300। ये हो गया आपके पास 300 केल्विन, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपके सामने फार्मूला तो लिखा हुआ है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, जस्ट फार्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो मैं ज़रा 227 प्लस 273 500 है, सही है। 27 प्लस 273 300। अच्छा पता क्या करना है आपने, एफिशिएंसी पता करनी है, ठीक है, एफिशिएंसी पता करनी है। तो सोल्यूशन की हेडिंग डाल दो। ईटा का फार्मूला क्या, मतलब एफिशिएंसी का फार्मूला क्या, 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा तो 1 आ गया। अब T2 क्या है आपके पास, 300, T2 कम है, और ये हो गया 500, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना। अच्छा अब देखो आपने करना कैसे, डायरेक्ट 1 से माइनस करो और डायरेक्ट सॉल्व कर लो। 300 डिवाइडेड बाय 500, द आंसर इज़ 0.4। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा आपके पास 40%। एफिशिएंसी 40% आ रही है। इतनी ही कि कुछ करीब करीब एफिशिएंसी हमारे पास पेट्रोल इंजन में भी मिल जाती है आपको, लेकिन यहाँ पर बस कार्नोट इंजन कहा था तो कार्नोट इंजन लगाया, ठीक है। तो टेम्परेचर से भी ये आ जाता है आपके पास, और अक्सर ये पूछ लिया जाता है।
तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कुछ ना आया हो तो पूछ लेना, बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।